सभी का सहयोग समाचार का एक और नए दिन में स्वागत करता हूँ। आज जो न्यूज़ ऑलरेडी आपने सुना होगा, गिग इकॉनमी को लेकर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। 31 दिसंबर को वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें मतलब इस न्यूज़ के रिगार्डिंग यही बात है कि जो अभी बहुत बड़ी एक नई मार्केट निकल के आई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, जहाँ मतलब हम किसी भी चीज़ को ऑनलाइन 10 मिनट में मंगवा सकते थे, जो अभी तक की एक मतलब कही जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट था हमारे लिए, टेक्नोलॉजिकली भी, और जॉब मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएट कर रही थी ये। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी नई सारी प्रॉब्लम्स आई कि 10 मिनट में कोई प्रोडक्ट को कैसे डार्क हाउस स्टोर से उसके डोर स्टेप तक पहुंचा सकता है। पहले तो इस पे कहा जाता था सर कि इसको एल्गोरिदम सेट है, जैसे कि अगर कोई कस्टमर जो है वो ऑर्डर करता है तो जो गूगल मैप है वो उसे जस्टिफाई करता है कि अच्छा ये 1.5 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है, आप 10 किलोमीटर्स में आप मतलब डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ऑन रोड ना तो गूगल मैप जो है वो ये बताता है कि यहाँ पे जैम कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे कैसी सिचुएशन पड़ गई है। और तो दूसरी बात कि 10 मिनट पहुँचाना कोई फिजिबल चीज़ भी नहीं है। मतलब अगर जो हम देखें सही चीज़, तो स्टोर से सामान उठा के और उसके डोर तक पहुंचाने, मतलब स्टोर से सामान उठाने में आदमी को मिनिमम 10 to 50 मिनट लग ही जाएंगे। बिल्कुल सर। और अगर जो इसको आप कॉमर्शियल इतना ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ प्रॉफिट के लिए उस वर्कर पे ना ध्यान दे रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उस पर इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पर रोड बहुत बिजी रहती है ऑलरेडी, और जब रोड इतनी बिजी रहेंगी और उस बिजी रोड में एक वर्कर जो है वहाँ से स्टोर से सामान उठा के और फिर उसके डोर स्टेप तक पहुँचाता, वो भी एक लिमिटेड टाइम में, और अगर वो नहीं पहुँचा पाता तो उसके लिए चार्ज भी उसी को देनी पड़ेगी, उसके या तो सैलरी से या किसी तरीके की उसकी रेटिंग कम जाएगी। जैसे सर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी, जब आप किसी भी उसको अपने फूड को ऑर्डर करते हो तो वहाँ पर कंपनी एक लगाती है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसमें इफ़ेक्ट आता है। तो फिर उसकी रेटिंग कम होने का डर, उसकी सैलरी में से थोड़ा सा आप काट लेते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रेशर क्रिएट करती है एज अ अगर हम फैक्ट की बात करें, जैसा कि मैम ने बताया कि फैक्ट के हिसाब से हम इस इंडस्ट्री को बात करें जिसको गिग इकॉनमी, और उन वर्कर जो इसमें काम करते हैं उसको गिग वर्कर कहा जाता है। गिग यानी वह टर्म जो यूज़ किया जाता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, जैसे फ्रीलांसर्स इन्हें कहते हैं। एक ऐसा जॉब जो आप फुल टाइम नहीं करते हैं, उसमें आप ही मालिक हैं, आप ही वर्कर हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में वो आपका फ़ोन है और फ़ोन से जुड़ी हुई आपकी चीज़ें हैं। अगर आपके पास वो राइट्स हैं कि आप फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं, ऐप से आप लॉग आउट कर लेते हैं, तो फिर आप वहाँ से ऑफ हो जाते हैं। आप उसके पार्ट नहीं रहे, आप उसके पार्ट नहीं हैं, और आपको किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है सर कि इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, जैसे कि गिग वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि उनका वर्क जो है फ्लेक्सिबल है। मतलब आप 2 घंटे आप ब्लिंकिट पे जॉब करो, 2 घंटे आप जेपेटो पे करो, या फिर 2 घंटे ओला चला लो, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती थी, और दे आर इंडिपेंडेंट बेसिकली। सरकार ने भी यही चीज़ सेम चीज़ कही है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो पूरी इकॉनमी है, जो गिग वर्कर है, फास्ट इकॉनमी, इंस्टेंट इकॉनमी जो अभी बढ़ के निकल के आ रही है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, और जो कंपनीज खुद भी उनके लिए नया है। कितनी अच्छी बात हो गई ना सर कि आपने इसको इम्प्लिसिट किया कुछ अच्छे टर्म्स के लिए, फिर ये चीज़ नहीं वर्कआउट हुई तो फिर इसको फिर आपने चेंज किया इसमें, और ये पूरा टर्म ही हटा दिया। मतलब यू वर एक्सपीरियंस, अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई टर्म आता है तो हम कह सकते थे कि नहीं ऐसी चीज़ें हुई थी, नहीं इम्प्लिसिट हो पाई, नहीं अच्छे से इम्प्लिसिट हुई, पर वर्क अच्छे से नहीं कर पाई, तो ये चीज़ें बिल्कुल से हटा दी। एज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं खुद भी बताना चाहूँगा कि हमने बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा रात के 12 बजे 11 बजे। अब कभी कोई ऐसा फंक्शंस हो जाता है या कोई चीज़ें नीड पड़ती हैं, तो हम लोग मंगाते हैं बहुत ईजिली, और बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत कहा जाए कि ईजिली आ जाता है चीज़ें, और आपको एफर्ट भी नहीं डालने पड़ती उस तरीके। बिल्कुल। लेकिन जब हम देखते हैं उसके बैकग्राउंड में चीज़ें कि रात के 11 बजे ठंडी के समय में वो उतनी दूर से सामान ला रहे हैं और एक स्पीड पे ला रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए, कि हम रेटिंग अच्छी जाए, ये वो, तो इस कारण उनके दिमाग में, और वो जब अपनी गाड़ी, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं वो साइकिल या बाइक से डिलीवरी करते हैं, तो देखने को मिलता है वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी कि काफ़ी सारे ऐसे बात मिले हैं कि ट्रैफिक रूल्स को उन लोग तोड़ के चले गए, या एम्बुलेंस से भी स्पीड उनकी ज़्यादा है कि लाइक क्या इमरजेंसीज हैं। तो अपने लाइफ का तो उसमें हम है ही, उनका साथ ही साथ जो लोग रोड पे चल रहे हैं नॉर्मल इंसान, उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा ये लूप होल हो जाता है। ये इकॉनमी अपने आप में एक बहुत बड़ी नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, और ये कहीं से बुरी नहीं है, लेकिन इसमें रेगुलेशंस लाने की बहुत आवश्यकता है। और अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो फैक्ट में सीधा सीधा बताता है कि 20 मिलियन वर्कर्स
अभी प्रेजेंट में इसमें काम कर रहे हैं, और जो मतलब प्रॉफिट जनरेट या कहें इनकम जनरेट इसमें, तो करीब $7 बिलियन की इकॉनमी है जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, और इसके कारण ही इतनी बड़ी इकॉनमी चल पा रही है। तो कहीं से भी ये गलत नहीं है, और गलत शब्द बोलना भी बहुत अलग गलत बात होगा, क्योंकि कोई चीज़ें गलत नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ फ्लॉजेज हैं वो गलत हैं, वो क्लॉज उसको हटा दिया जाए। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप आया था, तो पहली बार जो उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो अट्रैक्ट करती थी कस्टमर्स को, वो यही टर्म था 10 मिनट डिलीवरी या 50 मिनट डिलीवरी। तो ये टर्म से गवर्नमेंट को दिक्कत है, और गवर्नमेंट ने भी अपने क्लॉज में सीधा कहा है कि जो आप टाइम को लेके बाउंडेशन किए हैं, उस बाउंडेशन से ऊपर उठ के बाउंडेशन को हटा के आप वर्कर को फ्रीडम दें और वर्कर की सेफ्टी को प्रायोरिटी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, लेबर कोड में भी सर यही सारी चीज़ें थी। इसी को लेकर के हमारे जो लेबर मिनिस्टर थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें बोलते हैं। मतलब और इसका मैं नाम बता दूं कि जिस स्टोर से वो सामान उठाते हैं, उस स्टोर का भी नाम आपको समझ के पता चलेगा कि किस तरीके की चीज़ें, डार्क स्टोर कहा जाता है उसे। इतनी मतलब बड़े पैमाने पे वो स्टोर बड़ी सी रहती है, और वहाँ आप इमेजिन कीजिए कि आपके एक क्लिक पे वहाँ कितने लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं जस्ट आपके 1 क्लिक पे। कई लोग स्टोर से सामान देते हैं, फिर वहाँ से बाहर डिलीवरी बॉय लेके आता है, फिर उससे आपको मिलता है, देन पूरी प्रोसेस आती है, और एक सिस्टम कितना फास्ट वो काम कर रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है कि जल्दी, हमारे यहाँ कहावत हमारे कल्चर में कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कि जब आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी करना चाहेंगे ना, तो वो एक जो परफेक्शन होता है और जो सेफ्टी होता है, वो सेफ्टी से आप थोड़ा ऊपर रश क्रिएट्स प्रेशर सर, ऐसा कहते हैं। मतलब आप अपने सेफ्टी को सेकंड प्रायोरिटी देने बिल्कुल। लगते हैं। तो वहाँ पे क्या अपनी नहीं, लोगों की भी, जिनका उनका उसमें कोई रोल भी नहीं है। ओके देन बेसिक्स मैम ने कहा, जो कि ये इकोनॉमी को हम आगे भी और बढ़ने वाली, क्योंकि आने वाले समय में इसको कहा जा रहा है कि 90 मिलियन वर्कर्स इसमें काम करेंगे। तो इस इकोनॉमी में फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको और रेगुलेट करेंगे तो लोग इसके प्रति और बढ़ेंगे। क्योंकि हाल ही में 31 दिसंबर को और उसके बाद से कहीं अलग ऑनलाइन मेथड पे प्रोटेस्ट चल रही हैं, और उस प्रोटेस्ट का सीधा मतलब है कि उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉर्पोरेट में, उसको सही से रखा जाए। उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो रिस्पेक्ट है एज अ गिग वर्कर, वो एक सही से रखा जाए कंपनी के नज़र में। क्योंकि गिग वर्कर को हम एक ऐसे देखते हैं कि लाइक अलग नज़र से देखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो 8 आवर्स वर्क, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और एक बैलेंस तो मैनर में। बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन हम लोग एज अ कस्टमर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं इसे स्टेज से कहना चाहूँगा कि उनसे हम उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से एक HR या एक कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो डूइंग टू सपोर्ट इकोनॉमी। कुछ ऐसे काम वो भी कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी और अपने आपको वो सस्टेन कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय इस पे और भी आर्टिकल्स आएंगे, उसको हम देखेंगे और देखेंगे कि सरकार ने एग्जैक्टली क्या लॉज या क्या रेगुलेशंस लाई। दूसरा जो न्यूज़ है हमारा ईरान को लेके। ईरान अभी मोस्ट लाइमलाइट में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देखें कि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था ईरान में। उस इस्लामिक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, इसके अपोजिट हुआ था। अभी क्या हो रहा है ईरान में, अभी हो रहा है इस्लाम जो एक रेडिकल इस्लाम होता है, या कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी आइडियोलॉजी जो रिलीजन से ना लेके एक स्पेसिफिक ईरान में ही चल रहा था। वहाँ एक मोरल पुलिस होती है। मैं आपको एग्जैक्टली सिंपल वे में समझाऊँ। वो मोरल पुलिस का कार्य ये होता है कि जो कल्चर में उनकी पार्ट या इस्लामिक नॉर्म से चल रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से, और उसकी इम्प्लीमेशन में जो भी बाधा बन रही है उसको पनिश किया जाए या उसके खिलाफ चीज़ें की जाए। तो इसके कारण ऑलरेडी वहाँ की पब्लिक में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी गवर्नमेंट के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। क्योंकि वो अपने आसपास देख रही है कि यूरोप और अलग अलग जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ एक फ्रीडम है, वहाँ एक रिलीजन, एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, ना कि एक ऐसा प्रेफरेंस जो सोसाइटी पे थोपा जाए। तो काफ़ी दिन से, और दूसरी बात एक और इकॉनमी को लेके, वहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति से गुजर रही है। वहाँ इन्फ्लेशन बहुत बड़े लेवल पे है। अगर मैं बात करूँ डॉलर कंपैरिजन में, तो $1 इज इक्वल टू ईरानियन में मिलियन में चली जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते मिलियन ईरानियन करेंसी। एग्जैक्ट नंबर करेंगे तो आप अभी रिसर्च करेंगे तो और ही बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभी ईरान में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मोर देन 600
लोग मारे जा चुके हैं, मारे जा सर। चुके हैं। इवन सर डेटा वैसे तो हमें बहुत क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी डेटा आ पाया है उसमें ये चीज़ साफ मेंशन है कि मोर देन 600 पीपल हैव बीन किल्ड देयर। और यहाँ एक और एंगल निकल के आता है, वो In है riots. यूएसए का। हाँ। यूएस ने अपने मतलब यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री ईरान से ट्रेड करेगी राइट नाउ एट प्रेजेंट टाइम, उस पर 25% और टैरिफ लगाएंगे। और इंडिया, मैं आपको बता दूं कि ईरान से ट्रेड करता है, वो भी अच्छे बड़े पैमाने पे। क्योंकि ईरान में भी क्रूड ऑयल बहुत बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। और हमारा एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी रहा ईरान से, कल्चरली रिलेशन भी रहा है। क्योंकि ईरान एक समय में पारसी धर्म का गढ़ था, सेंटर, और काफ़ी सारे जो पर्शियंस थे या पारसी धर्म से जो ताल्लुक़ रखते थे वो लोग ईरान से इंडिया आ गए। तो एक कल्चरल रिलेशन भी हमारे बीच रहा है। तो यूएस सीधा उन लोगों पे डायरेक्ट हमला करके थ्रेट बोल रहा है, ये जो इम्पोज करना चाह रही है सारी जो चीज़ें। भी लोग सपोर्ट करेंगे ईरान के इस क्योंकि उनका मानना ये है, हमेशा से यूएस और यूरोपियन यूनियन का मानना यही रहा है कि जो भी एशिया की कंट्री, चाइना हो चाहे इंडिया, हमेशा से उन सभी लोगों को ट्रेड करके, और वो प्रोटेस्ट चाहे वो यूक्रेन का वार हो, उसमें अगर हम रशिया से ट्रेड करते हैं तो रशिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है और हमारे द्वारा उस वॉर को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है। सेम सिनेरियो यहाँ भी सेट किया जा रहा है वेस्ट के द्वारा कि इंडिया अगर ट्रेड करती है तो वहाँ के लोग जो भी 600 मैम ने बताया लोगों के डेथ के बारे में खबर आ रही है, और ये नंबर और भी हो सकती है, तो इनके किलिंग में इनडायरेक्ट सपोर्ट हमारे द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि हम ऐसा मानते हैं कि हम ऐसा मानेंगे कि अभी तक जितने भी चीज़ें हुई हैं वो वहाँ के काफ़ी लंबे चलती हुई प्रॉब्लम्स को लेके आई। वहाँ के लोगों ने राइट्स क्रिएट किया है सर, उन्हें फ्रीडम भी चाहिए। एक तो वहाँ पे क्लर्जी गवर्नमेंट है, और जब रिलीजन का इम्पोजमेंट हुआ है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे राइट्स और अपने लिए फ्रीडम की मांग उठी है, आवाज़ें उठी है। फिर दूसरी बात है कि सर ने बताया कि महंगाई वो काफ़ी ज़्यादा जा रही है, जो कि वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो दैट इज़ वाई उसके लिए भी ये सारी चीज़ें राइट्स या फिर एक तरीके से सिविल वॉर टाइप वहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन अभी पूरा खुल के तो ऐसी चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो नहीं कह सकते। पहली बात तो मैम ने जो कहा, जिस तरीके की वहाँ गवर्नमेंट है वो काफ़ी बंद, क्लोज्ड रखी है अपनी जो न्यूज़ेज हैं वो वही निकल के आ रही हैं, जो एक थर्ड पार्टी के द्वारा दिखाई जा रही है, वहाँ के पब्लिक से रिकॉर्ड कर रही है, उन्हीं के द्वारा हम सोशल मीडिया के द्वारा जान रहे हैं। एक न्यूज़ हैंडल्स के नहीं जान रहे हैं कि जो वो कंट्री बेस्ड न्यूज़ हैंडल्स हैं। सर ये जो इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट या इजराइल का इन्वॉल्वमेंट, ये जो कुछ भी है ये भी थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है, और ये भी जो हम बता रहे हैं वो भी शायद किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है। तो अभी मोटा मोटा हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी ही चीज़ें हैं, पर ये सारी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी बात ये है, ईरान के बारे में जो न्यूज़ है वो इसके रिगार्डिंग है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट के बैकबोन में काफ़ी सारी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। ये साबित है, कौन है, किस तरीके कर रहा है, ये हम एक एग्जैक्ट बेसिस पे नहीं बता सकते और नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। तो प्रॉब्लम यहाँ हमें एज ए इंडिया और एज ए कॉमन सिटीजन हमें ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया की जो ऐसी काफ़ी सारी फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, उस पर हम डायरेक्टली बिलीव ना करें, क्योंकि चीज़ें बहुत फैब्रिकेटेड भी आती हैं, और AI के टाइम में तो खास करके हम उस पर विश्वास तुरंत ना करें, उसको चेक करें, तभी उसको फॉरवर्ड या शेयर करें। बाकी इंडो यूएस पे हम यही क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि अब इंडिया का साइड और स्टैंड क्या रहेगा। और एक और मैं आपको स्टैंड बता दूं, एक मेरी एज ऑफ माय ऑब्जर्वेशन कि एशिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एशिया इज़ इन चेंज। करीब 10 दशकों से, मतलब एक जो हमारा इतिहास रहा है, क्योंकि हम लगभग लोग आज़ाद हुए हैं काफ़ी रिसेंटली बाकी कंपैरिजन में, तो जो एक चेंजेस आ रही है हर एक कंट्री, आप बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, नेपाल देखें, तो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, और एक सेम एक तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है, एक सेम थ्योरी देखने को मिल रही है कि पब्लिक के द्वारा अनरेस्ट हो रहा, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने प्रोटेस्ट किया जा रहा है, फिर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है, फिर वहाँ भी स्टेबल तरीके से गवर्नमेंट नहीं चल पा रही। तो क्या ईरान के लिए भी सेम थ्योरी अभी एप्लीकेबल हो रही है, हम एक तरीके से देखें, जो कि श्रीलंका, बांग्लादेश, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन वहाँ भी बढ़ा था, वहाँ के भी मोस्टली जो
प्रोटेस्टर्स है वो यंग थे, बिल्कुल। यूथ थे। और ईरान और में यहाँ तो पे भी माना जा रहा है कि जेनजी ही प्रोटेस्ट हाँ, कर और रहे हैं यहाँ ईरान में। एक सरप्राइजिंग ये बात है कि वहाँ की जो लीडिंग प्रोटेस्टर्स हैं वो वुमेन्स हैं। वुमेन्स ये अपने आप में बहुत बड़ी खास बात रहती है। अभी ईरान से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई थी, बहुत कुछ महीने हो गए उस न्यूज़ में, कि एक महिला ने अपने फ्रीडम के लिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था। हाँ, तो उस कंट्री में इतना बंधे रहने के बावजूद उस महिला का जो एक अलग तरीके का सोच, या फिर कह लें कि एक तरीके का अलग ओपननेस जो उसके अंदर आई थी, तो ये सारी चीज़ें हमें तो वो भी है कि बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं पता है, बट स्टिल वी कैन से दैट कि अगर हम इंडिया से ये चीज़ें रिलेट करें तो उस टाइम बड़ा ही एक मोटी मोटी चीज़ आई थी कि भारत की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, हम नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन एक तरीके से ऊपर से देखा जाता है कि सीधी बात जो हम यहाँ समझ सकते हो ये कि किस तरीके से जब हम देखें ईरान एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है इस्लाम का, और वहाँ से काफ़ी सारे लॉज नॉर्म्स आदमी कहता है कि वहीं से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अब ईरान खुद चेंज में आना चाहते हैं, वहाँ की औरतें खुद ये चीज़ चाहती हैं। हाँ, वहाँ की वुमेन सरप्राइज कर रही हैं पूरे वर्ल्ड को, और बाकी सारे कंट्रीज भी एक ऐसे सिचुएशन में कि देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक ऐसे स्टेट में चेंजेस आ रहा है जो अपने आप में बहुत अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ था। तो हम आने वाले समय में जो भी इससे अपडेट्स हैं वो आपको करेंगे। और वैसे भी ईरान हो सकता है कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिले कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है और वहाँ के पब्लिक के द्वारा जो मांगे की जा रही है वहाँ की गवर्नमेंट से वो चीज़ पूरी हो। तो हमारा दूसरा जो न्यूज़ है वो चाइना इंडिया रिलेशन है। ऐसे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसमें हम जोड़ सकते हैं। जैसे पहला आर्टिकल है सक्षम वैली को लेकर। सक्षम वैली जो है वो एक ऐसा पार्ट है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट जो कि लोकेटेड अभी है चाइना में, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में। हमने जब भी देखा कश्मीर के अभी हम पूरा इंटीग्रल पार्ट हमारा कश्मीर है, लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड की गई हैं और चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड। बिल्कुल। और उस पार्ट में चाइना के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, और हमेशा से उनका यही कहना है बाहर के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि वो पार्ट हमारे बिलोंग करता है, हमारे टेरिटरी को बिलोंग करता है। लेकिन इंडिया जो कि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह से हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके ही हम कश्मीर को अपना पार्ट बनाया। बिल्कुल। और उससे पहले से भी इतिहास रहा है हमारा कि भारत और कश्मीर कभी अलग नहीं था। तो जब ये सब चीज़ें आती है और जब डेवलपमेंट होता है तो चाइना खुल के उसको अपोज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और इंडिया भी ऐसा बता रहा है हमारे सिटीजन्स को कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इलीगल है और उस डेवलपमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते, और हम यही इंडिया की गवर्नमेंट किसी तरीके से सोर्स लगा के और अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाहती है कि उस डेवलपमेंट को रोका जाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान धीरे धीरे इंडिया के बॉर्डर के करीब आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए अपने आप में एक थ्रेट है। बहुत बेसिक लेवल पे देखा जाए इस चीज़ को सर, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का है ही नहीं। अगर रहता वो कश्मीर पाकिस्तान का तो वो चाइना के साथ इन सारी चीज़ों में भी शेयर क्यों करता, क्यों शेयर है करता? वो हमारा पार्ट। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के बीच में इसको लेके बाउंड्री एक एग्रीमेंट साइन की गई थी 1963 में। हाँ, और इस एग्रीमेंट में 1963 में कहा गया कि जो बॉर्डर अभी है वो बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के बीच ही रहेगी। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये बॉर्डर कभी था ही नहीं, और ये लीगल बॉर्डर नहीं है, ना कि इंटरनेशनल लॉ के द्वारा प्रूव्ड है। तो ये बॉर्डर सिर्फ दो कंट्रीज़ के द्वारा जो एक ऐसे समय में उनके द्वारा ऑक्युपाई किया गया था जब इंडिया बहुत सेंसिटिव जो टाइम में था, तो उस टाइम में ऑक्युपाई करके और इलीगल तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ये हमारे लिए बहुत खतरा है। एक और डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि चाइना के CPI जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके द्वारा इंडिया में विज़िट किया गया करीब 2009 के बाद पहली विज़िट थी। और विज़िट में हमारे ना कि बल्कि इस देश के बल्कि पूरे भारत के पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी BJP उसके ऑफिस में उनसे मिला गया, और RSS जो कि एक NGO है हमारे कंट्री में बहुत बड़ा NGO, और कह सकते हैं कि आर्मी ना होके वो नॉन आर्मी एक ऐसी फोर्सेस और एक ऐसी ट्रेंड एक्टिविस्ट लोग हैं कि जिनसे मिला गया RSS के लीडर से द्वारा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। और इस टाइम में इंडिया के ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरीके की चीज़ें कहना डायरेक्टली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा सोवरेन चीज़ दिखाता है हमें
और हमारे कंट्री के लिए। अगर चाइना और पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो सर उसमें एक बहुत ही, ये लोग पाकिस्तान क्लेम करता है दैट आवर रिलेशन विद चाइना इज़ स्वीटर देन हनी, डीपर देन ओशन एंड हायर देन द माउंटेन्स। तो हो सकता है दे आर मतलब शेयरिंग देयर बॉर्डर्स और व्हाटएवर। आर्टिकल पढ़ के एक यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंडिया और चाइना का एक ऐसा रिलेशन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ हम उनसे ट्रेड भी कर रहे हैं और एक तरफ एक बहुत बड़ी खटास भी है, मन में मोटाव आपस में है, सही से बात नहीं हो रही। लेकिन एक तरफ ट्रेड बहुत अच्छे पैमाने पे चल रहा है, एक तरफ उनके द्वारा हमारे देश में विजिट किया जा रहा है, एक तरफ हमारे बॉर्डर्स पे ही इस तरीके की बिल्कुल एक्शंस की जा रही है। तो जब ये चीज़ें सुनने को मिलती है, समझ में आता है, तो एक चीज़ ही समझ में आती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल। और सर इंडिया के टर्म से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेबर शुड कम फर्स्ट। तो हमें नेबर के, अभी तो ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। इवन हम चाइना के साथ काफ़ी डील कर रहे हैं, काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, चाइना भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, हम भी चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एक इसमें मैं कहावत कहना चाहूँगा कि हम एज अ इंडिविजुअल, एक आदमी, एक आम आदमी भी कितना उनके माइंड में फ्लक्चुएशन, मूड्स में स्विंग होता है, और वो तो एक देश है। तो देश में रिलेशंस हम जैसे लोगों के जैसे नहीं चलती हैं। देश की रिलेशन बहुत अलग पैमाने पे चलती है और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चलती है, जो कि आम आदमी हम जैसे लोगों को उसमें इमोशन काम नहीं करता। वो सिर्फ वहाँ पे एक लोग काम नहीं करते हैं ना सर। अगर प्रेसिडेंट है तो वो सिर्फ चेहरा है, प्रेसिडेंट के पीछे कितने चेहरे हैं वो शायद हम नहीं जानते। कहा जाता है तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की, एक सोसाइटी से सोसाइटी का रिलेशन, एक गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का रिलेशन, दोनों बहुत अलग है और दोनों को हम एक साथ जोड़ नहीं पाएंगे। बाकी आप ये कोट बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए कि द रिलेशन ऑफ Pakistan with China is deeper than ocean, sweeter than honey and higher than mountain. तो हम अपने लास्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे। वो है लास्ट आर्टिकल पॉस्को के रिगार्डिंग। यस, पॉस्को एक ऐसा एक्ट है और ऐसा लॉ है जो कि जिसकी प्रशंसा बहुत समय से की जा रही है। एक ऐसा लॉ जो न्यूट्रल है, जेंडर स्पेसिफिक के जेंडर के संदर्भ में हम देखें तो ना कोई ऐसा फीमेल के रिगार्डिंग या मेल के रिगार्डिंग, ये दोनों जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जो चिल्ड्रन अपने बचपन में या बचपन के बाद भी ऐसे काफ़ी सारी 14 साल के कम उम्र से सेक्सुअली उनको हरास किया जाता है या किसी तरीके के इंसिडेंट वो एक्सपीरियंस करते हैं। यस। और इस लॉ की सबसे बड़ी खासियत यही है ना कि अगर वो अपने बचपन होने के बाद वो बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, उस समय भी उसके खिलाफ वो केस दर्ज कर सकते हैं। और वो जो चाइल्ड के टाइम, जब वो बच्चे थे, उस टाइम उनको जो प्रॉब्लम झेलने को मिला या प्रॉब्लम उन्होंने देखा, उस प्रॉब्लम को अब सीधा कोर्ट में बता सकते उसको अलग तरीके से देखा जाता है, जो कि अडल्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे यही कहा है कि इसका मिसयूज़ ना करें। जैसे आजकल क्या होता है कि इंटर रिलीजन, इंटरकास्ट, ये कुछ जो कपल्स होते हैं जिसमें लड़की इज़ ओके एंड लड़का इज़ ओके, बोथ आर ओके, बट इफ़ दे आर अंडर 18 तो लड़के पर हम पॉस्को एक्ट लगा करके उस पर काफ़ी सारे चार्जेस लगाते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसके लिए बात भी आई है कि आप इसका मिसयूज़ ना करें। मतलब यहाँ पे एक टर्म का यूज़ किया गया, रोमियो जूलियट क्लॉज। रोमियो जूलियट क्लॉज, उस क्लॉज से ही हमें ये समझ में आ रहा है, इस समझ में आना चाहिए क्योंकि क्या है, पॉस्को एक्ट की मिसयूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, पहले ये समझ लें। मिसयूज़ किया जा रहा है या तो लड़की के फैमिली साइड से या तो लड़के के फैमिली साइड से। लड़की और लड़के एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक, कि एक लड़का और एक लड़की आपस कंसेंट में एक रिलेशन बनाते हैं और दोनों का उम्र 18 साल से कम है, या तो एक का उम्र कम है, एक का ज़्यादा है। और क्या होता है कि जब फैमिली को पता चल जाता है, लड़की के फैमिली को, तो लड़की की फैमिली केस कर देती है कोर्ट में कि हमारे बच्ची को मोबिलाइज किया जा रहा है क्योंकि वो बच्ची है, सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा है। उसका माइंड इतना डेवलप नहीं है कि वो समझ पाए कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब उस बच्ची से पूछा जा रहा है तो बच्ची ये कह रही है कि इट्स माई कंसेंट, इसमें मेरी कंसेंट थी और उस लड़के सामने वाले उनके दोनों के बीच कंसेंट था और उन लोगों ने सोच समझ के ये रिलेशन बनाया है। बहुत सारे केसेस में तो सर लड़की कह देती है, लेकिन बहुत से केसेस में जो नहीं कहती है, उस केसेस में जब एक लड़के की लाइफ खराब हो जाती है, इतने चार्जेस और उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है बिना मतलब। तो यहाँ पे कह देने के बाद भी हमारे कानून के लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा है कि पॉस्को सीधा कहता है कि उस लड़की की बात को नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो बच्ची है। और आप अगर जो स्पेसिफिकली इस लॉ को देखें तो और आपको समझ में आएगा कि वहाँ कंसेंट मायने नहीं रखता। लेकिन यही कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इस एक्ट को, क्लॉज को डालना चाहिए कि अगर कोई स्पेसिफिक केस ऐसा होता है जिसमें लड़का लड़की दोनों
राज़ी हैं या दोनों की कंसेंट है इसमें, और वो चाहते हैं कि आने वाला उनका रिलेशन रहे, और उनकी फैमिली और उनकी सोसाइटी, बिकॉज ऑफ एक हमारे दिमाग में ट्रेडिशन चलता है कि लड़का लड़की सेम कास्ट मैरिज करना चाहिए। अगर अपोजिट कास्ट मैरिज किया जाता है या कहा जाता है इंट्रा कास्ट मैरिज, तो उसको अपोज किया जाता है सोसाइटी Yes. से, ना ही कास्ट बल्कि रिलीजन और से अलग अलग चीज़ें के बेसिस पे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कही जा रही है कि हमारे देश में राइट टू चूज़, हाँ, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है कि राइट टू चूज़ योर ब्राइड या ग्रूम। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से ये स्टेटमेंट आई है कि डोंट मिसयूज दिस एक्ट, तो मतलब ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हो रही थी और इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी सारे केसेस जा रहे थे, और उस केसेस को मद्देनजर रखते हुए अभी उन्होंने एक नया क्लॉज लाया है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही आशा की जा रही है कि पार्लियामेंट के द्वारा इस एक्ट को उससे जोड़ दिया जाए, इम्प्लिसिट किया जाए, और इस एक्ट में एक और नई फीचर ऐड की जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि रोमियो जूलियट के भी काफ़ी सारे बैकलैसेस होंगे, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो इस क्लॉज के साथ नहीं होंगे, लेकिन इवोल्यूशन ही कहा जाता है कि चेंज इज़ द नेचर, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यस, कि एक मतलब बदलाव ही हमारी प्रकृति का नियम है या मेन नियम हम कह सकते हैं, और उस नियम के विपरीत जाना सोसाइटी और डिग्रेडेड होगी, और डेवलप जिस तरीके से हम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि इसके रिगार्डिंग और भी पॉजिटिव न्यूज़ हमको आने वाले समय सुनने को मिलेगी और पॉसको में बदलाव आएगा। धन्यवाद। कलिसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे सहयोग समाचार।